Hello everyone, I welcome you all to the anthropology series that we started. In that series, this is our lecture 9. First of all, I want to apologize for the delay in this video. It is because my EPFO APFC interview is coming up and I have to prepare for that as well, but I'll take care that this do not happen in the future. So let's take a quick overview of what we can expect from this lecture. First of all, we will be completing the that part of the syllabus called culture. मतलब 2.1 कंप्लीट हो जाएगा हमारे इस वीडियो के साथ. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देर आर already two videos uploaded on this channel regarding this part of the syllabus. Please go through them before you come here to see this one to fully understand that what culture is and to fully grasp the nitty-gritties of this concept. Okay. So first of all, हमेशा की तरह we will understand the concept, then we will make notes and then we will add some value so that our answer stands out. So this video is presented to you by me, Pooja Yadav. I am UPSC CSC 2021 interview candidate with anthropology as my optional. So now let's get started. आज हम पढ़ेंगे some attributes of culture. मतलब जब भी कोई कंसेप्ट होता है जो बहुत ज्यादा डीप होता है या बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है तो उसको हम उसके फीचर्स के थ्रू समझते हैं. तो सॉरी, कोई भी एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऑफ कल्चर जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस किस तरह की कल्चर में डाइवर्सनेस आ सकती है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है और किस तरह से हम उस क्वेश्चन को फिर उसी तरीके से आंसर कर सकते हैं जिस तरीके से एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर्टनेस एंड कोवर्टनेस. ओवर्टनेस वो क्वालिटीज होती हैं एक कल्चर की जो इजीली डिटेक्टेबल होती हैं बाय एनी ऑब्जर्वर. ठीक है, कोई भी देखकर बता देगा अच्छा इस कल्चर में ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी के आर्टिफैक्ट्स देख के, किसी के हाउस किसी की क्लोथिंग देख के. फॉर एग्जाम्पल, जब मुस्लिम्स आए इंडिया में तो उन्होंने आर्किटेक्चरल चेंजेस करने शुरू किए. तो मुस्लिम्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई उनमें हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला जाली वर्क. इस तरह से होती थी दीवारें. सो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पता लगाया दैट दिस शोज द वैल्यू ऑफ लाइट इन इस्लामिक कल्चर. ओके, सो वो लाइट की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं. तो वही लाइट वर्सेस डार्कनेस वाला कंसेप्ट जो हर रिलीजन में है वही इस्लाम में भी है, बट वो इसको अपने आर्किटेक्चर के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, तो ये ओवर्ट हो गया, ये हम देख के बता सकते हैं. लेकिन कई चीजें कोवर्ट होती हैं, यानी कि दोज आर नॉट इजीली डिटेक्टेबल बाय द ऑब्जर्वर. कैसे? जैसे कि सेंटिमेंट्स, बिलीफ, वैल्यूज. अब हम देखेंगे कैसे. देखिए, हमारा जो वैल्यू सिस्टम होता है उससे बनता है हमारा थॉट प्रोसेस. अब जो हमारे थॉट्स हैं वो बनाते हैं हमारे बिहेवियर को, और बिहेवियर हमारा दुनिया को कैसे दिखता है? हमारे एक्शंस के थ्रू. तो जब हम कोई एक्शन लेंगे उससे कोई आदमी सोचेगा अच्छा इसने ये एक्शन किया मतलब इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका मतलब इसने ये सोचा होगा तब ये बिहेव किया, इसका मतलब इसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है. इतना दिमाग किसी को चलाना पड़ेगा हमारे उस एक एक्शन से हमारे वैल्यू सिस्टम को डिकोड करने के लिए, जबकि आर्टिफैक्ट को सीधा देखकर ही बताया जा सकता है कि क्या वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है. Okay, the value of light in Islamic culture by Jali work, as I told you. So this is the difference between overt and covert. कल्चर होता है जिसमें अलग अलग तरीके की कुछ क्वालिटीज होती है. कुछ क्वालिटीज जो होती हैं वो ओवर्ट होती हैं, कुछ क्वालिटीज कोवर्ट होती हैं. तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो कोवर्ट है उसको कवर्ड से याद रखेंगे. कवर्ड मतलब ढका हुआ, छुपा हुआ, मीन्स नॉट इजिली डिटेक्टेबल. So now move on to next attribute. It is implicit and explicit. As the words have already told you, which implicit means about which we are not very much aware. We cannot see it directly. Okay. अगर हमसे कोई पूछे कि आपके कल्चर में implicit क्या है, ओके, तो हम जब बता ना पाए कि हमारे कल्चर में ये होना ही चाहिए या ये होना ही नहीं चाहिए से हटके जितनी चीजें बच गई जिन्हें हम नहीं बता सकते कि ये होनी ही चाहिए या नहीं ही होनी चाहिए, वो इम्प्लिसिट होती है. जबकि एक्सप्लिसिट होती है, जैसे पैर छूना अलग से दिख जाता है कि कोई किसी के पैर छू रहा है, वो चीज एक्सप्लिसिट है, मतलब ही इज रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स. तो ये हमारे कल्चर में एक्सप्लिसिट है. ओके, एक्सप्लिसिट मतलब विच इज इजिली ऑब्जर्वेबल by any person who wants to study that particular culture. Okay,
तो इसमें हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ ये राइट ही है और ये रॉन्ग ही है, जबकि इम्प्लिसिट के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। So now moving on to the next attribute, ideality versus reality. Now ये अब हम सबको पता है कि हर कल्चर में कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, मतलब what ought to be, how things ought to be, how people ought to behave, how the people are ought to live। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है एथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी को। ओके, तो जब हम आइडियलिटी की बात करें तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ओके, हमें पता है हमारे कल्चर में यही है, लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा हमेशा होता है? वी सी दैट पीपल जो है वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़कर चले जाते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द थिंग्स आर ऑलवेज लाइक व्हाट दे ought टू बी। Okay, so this is the concept of ideality versus reality. There is always a discrepancy between ideality and reality. जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें हर कल्चर में हमेशा ऐसा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोनोगेमी। हिंदूज में मोनोगेमी पर बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, पुश दिया जाता है, और इस चीज पर बहुत ज्यादा अभिमान भी किया जाता है दैट वी आर वन पर्सन, आई एम अ वन मैन वुमन और आई एम वन वुमन मैन, जो भी है। तो अपने वाइफ या हस्बैंड के अलावा इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि जो पर्सन है वो बाहर कहीं भी किसी के साथ रिलेशनशिप रखे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर अ रियलिटी that do happen in the Hindu society, in the Hindu culture. Okay, so this monogamy is ideality, but this extramarital affair is reality. Okay, so now see this word cultural construct. Cultural construct का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी कल्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो उसकी आइडियल साइड को देखेगा, फिर वो उसकी रियलिटी वाली साइड को देखेगा, और वो जब उन दोनों को क्लब करेगा तो कहेगा कि हाँ ठीक है, ये आइडियलिटी है, ये रियलिटी है, इन दोनों को क्लब करके ये इस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कल्चर है, आइडियलिटी और रियलिटी को मिला के इन दोनों का जो जोड़ है वो ये कल्चर है। वो ये कल्चर जो एक बाहर वाले ऑब्जर्वर ने बताया कि इस तरह का दिखता है, उसे कहते हैं कल्चरल कंस्ट्रक्ट। दिस मीन्स समवन आउटसाइडर हैज कंस्ट्रक्टेड अ पिक्चर ऑफ अ कल्चर दैट इट शुड लुक लाइक समथिंग दिस। ओके, दैट इज कल्चरल कंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेलिनोस्की स्टडी ऑफ ट्रोब्रियन आइलैंडर्स अबाउट टैबू। देखिए हुआ क्या था कि मेलिनोस्की गए थे ट्रोब्रियन आइलैंड पे स्टडी करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एल्डर्स से पूछा कि जो टैबू है वो आपकी सोसाइटी में क्या क्या है। तो वो बोले कि दूर के कजन्स के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना टैबू है हमारी सोसाइटी में, मतलब वो नहीं होता है। ऐसा किसका कहना था? एल्डर्स का। इसका मतलब दिस इज आइडियलिटी, दिस इज व्हाट ought टू बी। बट जब टीनेजर्स से मेलिनोस्की ने बात की तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वो इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें लगता है कि दिस इज वेरी रोमांटिक एंड दिस इज समथिंग दैट दे एंजॉय। सो दिस वाज रियलिटी। इन दोनों को मिलाकर जब मेलिनोस्की ने उस कल्चर का एक ब्यौरा दिया, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। ओके, इसी तरह से एक गार्बेज एक्सपेरिमेंट किया गया। एक सोसाइटी में पूछा गया, मान लीजिए कोई एक्स है, ये हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है। एक्स से पूछा गया कि क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? ही सेड नो। क्यों? बिकॉज आइडियली ही शुड नॉट ड्रिंक इन दैट कल्चर। बट क्या किया फिर, उसके गार्बेज को थोड़े दिनों तक लगातार मॉनिटर किया गया कि इसके घर के गार्बेज में क्या क्या निकलता है, तो उसमें एक्चुअली अल्कोहल की बॉटल्स भी थी। इसका मतलब ही वॉज कंज्यूमिंग अल्कोहल। दिस वॉज द रियलिटी साइड ऑफ द कल्चर। ओके, इसी तरीके से इस गार्बेज एक्सपेरिमेंट में आइडियलिटी और रियलिटी को मिला के जो कल्चर को बनाया गया उसे कहा गया कल्चरल कंस्ट्रक्ट। आई होप इट इज क्लियर। So now let's move on. There are ethos and eidos. So ethos, as I have already told you here, refer to the affective or emotional quality of culture expressed in series of beliefs, thoughts, and behavior. It determines what people should have, do, think. ओके, ये हर चीज को कलर करती है। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एथोस मीन जब हम किसी कल्चर की डेप्थ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने जो भी रिजल्ट्स आते हैं दोज आर एक्चुअली एथोस। लेकिन क्योंकि ये डीप स्टडी है तो इसे करना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग है और ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। ओके,
देन देयर आर आइडोस, ये क्या है, फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द कल्चर है, कि कॉग्निटिव प्रोसेस को हम लगा के कि भाई इस सोसाइटी के ये नीड्स हैं, इनके पास ये रिसोर्सेज है, तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये रिसोर्स यूज करके इस नीड को पूरा किया जाता होगा। दैट इज आइडोज, यानी कि फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ ए कल्चर। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, फॉर्मल अपीयर में बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा कि ठीक है दिवाली है, दिए जलाए जाते हैं, लेकिन जब कोई एथोस को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो समझेगा कि एक्चुअली इस दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, उसी खुशी को हम भी फील कर पाए, इसलिए हम दिए जलाते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स इसके साथ रिलेटेड हैं, अटैच्ड हैं। और उस दिन जितनी भी हमारी खुशियां होती है, नए कपड़े, नए जो भी नई नई चीजें, बर्तन भी आते हैं घर में, तो वो सब हमारे एथोस को दर्शाएगा, क्योंकि वहां हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। सो आई होप इट इज क्लियर। आइडोस जो है ऊपर ऊपर की स्टडी होती है, जो फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द कल्चर होता है, लेकिन जब आप किसी कल्चर को डीप में स्टडी करते हैं और उसके सेंटिमेंट्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, दो विच आर बिहाइंड दैट फॉर्मल अपीयरेंस, देन दोज आर कॉल्ड एथोस। नाउ ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कल्चर इज ऑर्गेनिक वाइल कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक एज वेल। ये हम कैसे कहेंगे? कल्चर इज ऑर्गेनिक क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बायोलॉजी में इसके रूट्स हैं, इसीलिए कल्चर इज ऑर्गेनिक। बायोलॉजी में रूट्स कैसे हैं, लेट अस सी। जब हम बाइपेडल हुए, यानी कि जब हमने अपने दो पैरों पर चलना शुरू किया, तो हमने देखा कि हमारे हाथ चलते टाइम भी खाली हैं। इसका मतलब भागते टाइम हम अपने हाथ में कोई टूल रख सकते हैं जिससे हम किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं। ओके, तो इस टूल को बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत होगी। अब प्लानिंग करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स चाहिए होंगे दिमाग के अंदर। ज्यादा सोफेस्टिकेटेड न्यूरल नेटवर्क्स के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा बॉडी को। न्यूट्रिशन कैसे आएगा? मीट से। मीट कहाँ से आएगा? हंटिंग से। हंटिंग कैसे होगी? टूल्स से। टूल्स के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग। तो इस तरह से एक पूरी साइकिल शुरू हुई जिसकी वजह से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ। ठीक है, अब टूल्स बने, टूल्स के बाद जब हमारी ये जरूरतें पूरी हो गई, हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए, उसके बाद हाउसेज आ गए, उसके बाद क्लोथिंग आ गई, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर बन गए, हमारी पूरी सोसाइटी इवोल्व हो गई, और कल्चर तो सोसाइटी में जैसे कि एम्बेडेड है, तो साथ के साथ कल्चर भी इवॉल्व हुआ। दैट्स व्हाई वी से दैट कल्चर की रूट्स हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। दैट्स व्हाई कल्चर इज ऑर्गेनिक। ओके, बट इट इज ऑल्सो सेड एट द सेम टाइम दैट कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक। हाउ कैन वन से सो? अब देखिए, कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक मतलब कल्चर जो है, सच है कि मानव ने बनाया है, लेकिन इसे चेंज करना, इसे बदलना, इसे खत्म करना एक मानव के बस की बात नहीं है। जैसे कि आप समझ लीजिए, कोई एक शादी हुई, कोई भी मैरिज हुई, उसके अंदर जो जूते चुराने वाली रस्म है वो नहीं की गई। मान लीजिए 10 शादियां ऐसी हुई जो जूते चुराने की रस्म में नहीं की गई। उसी घर में जब दूसरी शादी होगी तो क्या जरूरी है कि जूते चुराने वाली रस्म नहीं ही की जाएगी? जूते चुराने वाली रस्म एक नॉर्म बन चुका है, उसे सिर्फ एक शादी में ना करके चेंज नहीं किया जा सकता। अगली शादी में वो चीज नहीं होगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में एम्बेडेड है। ओके, तो इसका मतलब है कि हम एक जनरेशन अगर चाहे कि किसी चीज को छोड़कर दूसरी चीज को अपना लिया जाए तो ये इजीली चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कल्चर जो है अपने आप में रिजिड हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, कि it's super organic as it outlives a particular generation of people who carry it and so persists from one generation to another. It is not in the control of one generation to change everything which has been included in the culture. Okay, yes, it is rooted in the biology. हाँ, बायोलॉजी में रूटेड है भाई, बायोलॉजी से आया है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए इसे चेंज करना इजी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर ऑर्गेनिक। And also, super organic sometimes become injurious to organic. How? One famous example that I always give is सती। सती में क्या होता है? विमेन की बॉडी को जला दिया जाता है। अब ये कल्चरल नॉर्म है, सती तो कल्चरल नॉर्म है, अदरवाइज उस वुमन ने कुछ किया थोड़ा ना है। अब वो बायोलॉजिकली तो हार्मफुल हो गया ना उस वुमन के लिए। उस वुमन के लिए धीरे धीरे आप जंग में गए सभी लोगों की वाइफ्स को अगर ऐसे जलाने लगेंगे तो विमेन की जो
तादाद है वो कम हो जाएगी, पूरी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस तरीके से वो ऑर्गेनिक यानी कि बायोलॉजी को नुकसान करने लगेगा, दिस सुपर ऑर्गेनिक व्यू। ओके, तो इसमें अगर आपसे कोई एग्जांपल मांगता है, देन गिव द एग्जांपल ऑफ सती। देन कल्चर इज यूनिवर्सल एंड यूनिक। हाउ कैन आई से सो? कल्चर इज यूनिवर्सल बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इस वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज हैं उनका अपना एक कोई ना कोई कल्चर है, लेकिन हर कल्चर की जो नॉर्म्स को फॉलो करने का तरीका है या उनके जो खुद के नॉर्म्स हैं वो यूनिक टू दैट कल्चर है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड है, हिंदू सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी, हम ये तीन मेन मान के चलते हैं। मैरिज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैरिज जो है कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो होती है, इसका मतलब मैरिज भी कल्चर का एक पार्ट है। अब तीनों में है, मतलब मैरिज इज यूनिवर्सल मतलब कल्चर इज यूनिवर्सल। लेकिन यूनिक का मतलब, क्या हिंदुओं में जैसे शादी होती है वैसे ही मुस्लिम्स में होती है, और क्या वैसे ही क्रिश्चियंस में होती है? नहीं, तीनों की अलग अलग होती है। तो इंस्टीट्यूशन तो एक है, लेकिन उस एंड तक पहुंचने के जो मीन्स हैं वो तीनों ने अलग अलग तरीके से लिए हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज यूनिक, suitable to the overall cultural setup of that society। ओके, जो मैंने आपको बोला है वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, वही आपको इस हेडिंग के नीचे लिखना है। नाउ, कल्चरल डिफ्यूजन, ये क्या होता है? जैसे दो सोसाइटीज हैं, वो बहुत ज्यादा पास पास अगर रहती हैं तो उनमें क्या है, कल्चरल एक्सचेंज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये मैं आपको सेकंड पेपर 2 जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब भी पढ़ाऊंगी। जो हिंदू सोसाइटी है और जो ट्राइबल सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जो हिंदू सोसाइटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ट्राइबल सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल्स में जो है अब कास्ट देखने को मिल रही है, विच इज अ पर्टिकुलर फीचर, यूनिक फीचर ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ फीचर एक सोसाइटी के जब दूसरी सोसाइटी में जाने लगते हैं तो उसे कहा जाता है कल्चरल डिफ्यूजन। हाँ, इसमें ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये सोसाइटी अपने सारी चीजें छोड़ नहीं रही है, ये अपना कल्चर भी फॉलो कर रही है, पर अपने ही कल्चर में असिमिलेट कर रही है किसी दूसरे कल्चर के एट्रीब्यूट्स को। सो दैट इज कल्चरल डिफ्यूजन। ओके, देर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड अकल्चरेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई दो सोसाइटी होती हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव और डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं एक दूसरे के, तो क्या होता है, उनका कल्चर होमोजेनियस बनने लगता है। एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के कल्चर को अडॉप्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के चलते बहुत सारे वेस्टर्न वैल्यूज को अपना लिया है, दैट इज कॉल्ड अकल्चरेशन। इसमें मेजर चेंजेस होते हैं। जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था डिफ्यूजन, उसमें माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होल कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज डिस्प्लेस्ड, नॉट असिमिलेटेड विद अदर कल्चर, इट इज टोटली डिस्प्लेस्ड बाय द कल्चर ऑफ अनदर सोसाइटी। ओके, ये मेनली तब होता है जब जो एक सोसाइटी है वो, उसका जो कल्चर है वो उसी के लिए हानिकारक बन गया हो और दूसरी सोसाइटी का कल्चर थोड़ा सा इवॉल्व हो, तो ये सोसाइटी इसके कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू करती है और धीरे धीरे बिल्कुल होमोजीनियस बन जाती है इसके जैसी। ओके, दैट इज अकल्चरेशन। नाउ, कॉन्ट्रा अकल्चरेशन, इसमें क्या होता है कि सोसाइटी में एक ग्रुप होता है जो सोसाइटी के ज्यादातर नॉर्म्स को ना कि सिर्फ अपोज करता है बल्कि जो उन्हें फॉलो करते हैं उनकी तरफ हेट्रेड भी डेवलप कर लेता है। इसी वजह से हमारे यहाँ कम्युनलिज्म फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स देखने को मिला है, क्योंकि एक रिलीजन वाले, एक कल्चर वाले लोग जो है दूसरे कल्चर वाले लोगों की तरफ हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं, जेलसी, हेट्रेड, राइवलरी। ओके, हाँ, अगर आपसे और कोई एग्जांपल पूछे कम्युनलिज्म के अलावा, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे कॉलोनियल इंडिया में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और वो ये सोचते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो सिविलाइजेशनल रेस में पीछे रह गए हैं, तो उन्हें सिविलाइज करना इनकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए जो ट्राइबल्स उनके कहे अनुसार सिविलाइजेशन के वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते थे जो इन्होंने कहे, तो उनको ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स करार दे देते थे। ओके, लेकिन इतना चेंज एकदम से ग्रास्प किया जाना, जैसा कि मैंने बताया, चेंजिंग कल्चर इज नॉट इजी, तो इन्हें भी वो कल्चर को चेंज करना इजी नहीं लगा और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, वी हैव अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एनकल्चरेशन। इन एनकल्चरेशन क्या होता है कि जब
समझ लीजिए एक पोता है और एक दादा है। दादा ज्यादातर अपने पोते को कहानियां सुनाते हैं। वो कहानियां जो होती हैं वो ज्यादातर मोरल स्टोरीज होती हैं, जिसके थ्रू वो अपने कल्चर की वैल्यूज जो हैं अगली जनरेशन में इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं। जब कल्चरली इलिटरेट पर्सन को एक कल्चरली लिटरेट पर्सन कल्चर के बारे में बताता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनकल्चरेशन। इसमें दो लोग होते हैं, रिसीवर एंड करियर। ठीक है, करियर वो होता है जो पढ़ा रहा है, जिसके पास ऑलरेडी कल्चर की नॉलेज है, एंड रिसीवर इज वन जिसके जो कि कल्चरली इलिटरेट है। ओके, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हमेशा कॉन्शियस नहीं होता। कई बार बच्चे खुद से देख के भी औरों के एक्शन से सीखते हैं। तो क्योंकि उसके उनके पेरेंट्स भी कल्चर के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं, तो वो वहां से भी कल्चर सीखते हैं देखकर अपने पेरेंट्स को। ओके, तो कल्चरली इनएक्सपीरियंस जो होते हैं कल्चरली एक्सपीरियंस्ड वन से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल यूथ डॉर्मेटरीज होती है। ये मैं आपको पेपर 2 में पूरा ट्राइबल्स के बारे में डिटेल्स से पढ़ाऊंगी। ना यूथ डॉर्मेटरीज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से अलग रहने जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। वहां पे उन्हें सारी चीजें, एजुकेशन से लेके सोशल बिहेवियर से लेके सब कुछ सिखाया जाता है, ताकि वो सोसाइटी का अच्छा सा मेंबर बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके। और उनको एनकल्चरेशन हुई इससे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला एजुकेशन और सोशल बिहेवियर के थ्रू कि उन्हें सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है, सच दैट वो सोसाइटी की एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ कल्चर, देयर आर एक्चुअली मैनीफोल्ड फंक्शंस ऑफ कल्चर। लेकिन अगर आप पिछली 2 वीडियोस को भी देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारे फंक्शंस ऑफ कल्चर बताए हुए हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से ही बताती हूँ, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लेंगे इन तीनों वीडियोस को और तब आपसे कोई पूछेगा कि कल्चर के फंक्शंस क्या है, तो आप बहुत ज्यादा फंक्शंस बता पाएंगे। ओके, सो इट मेक्स मैन अ ह्यूमन बीइंग। मैन मतलब बायोलॉजिकल बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब सोशल बीइंग। हमें सोशल बनाने वाला क्या है? कल्चर है, अदरवाइज वी आर जस्ट एन एनिमल। इट इज अ सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सोशल सिचुएशंस। कोई भी ऐसी सोशल सोशल सिचुएशन आ जाती है, एथिकल डायलेमा आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? अपने कल्चर की तरफ देखते हैं, अपनी माइथोलॉजी की तरफ देखते हैं, हमारी पेरेंटिंग की तरफ देखते हैं कि what ought to be true, what ought to be ideal in this situation, और फिर हम उस आइडियल को फॉलो करते हैं। इट broadens द विजन ऑफ एन इंडिविजुअल एज द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, बिकॉज एक इंडिविजुअल अगर खुद खुद में रहेगा तो वो उतना प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकता जितना वो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी कलेक्टिव होल में हो सकता है। ऑल्सो इट क्रिएट्स एंड सेटिस्फाइज न्यू नीड, दैट इज एक्चुअली द main motive of culture, to satisfy new needs. Okay, so now here are the heroes of today's lecture: ethnocentrism and cultural relativism. Now ethnocentrism क्या होता है? ethnocentrism होता है जिसके दम पे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया इंडिया को। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि एक पर्सन है एक्स, वो किसी सोसाइटी वाई को, ये पर्सन है, ये सोसाइटी है। अब पर्सन एक्स जिस सोसाइटी से आता है, सोचिए उसमें सती होती है, सती प्रैक्टिस होती है। लेकिन इसमें सती प्रैक्टिस नहीं होती है, यहाँ पॉलीगैमी है। ओके, तो ये क्या करेगा? जज करेगा कि यहाँ तो ऐसा मतलब दिस इज कल्चरल करप्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जज करना इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। यानी कि जब किसी एक कल्चर से आने वाला इंसान, कोई भी आउटसाइडर्स, जजेस any society or its cultural practice based on the benchmark of his own society, then it is called ethnocentrism। मतलब इसने मान लिया कि सती तो सही है और पॉलीगैमी गलत है। सती इसलिए सही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में होती है, पॉलीगैमी गलत है क्योंकि ये सती के खिलाफ है। ओके, तो दिस इज एथनोसेंट्रिज्म। वेयर एज कल्चरल रिलेटिविज्म, जो कि जान है एंथ्रोपोलॉजी की, इसको प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कल्चरल रिलेटिविज्म कहती है कि कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी सोसाइटी ये नहीं कह सकती कि उसके अंदर जो प्रैक्टिस की जा रही है वो मोस्ट एथिकल या मोस्ट मॉरल या मोस्ट सिविलाइजेशनल है। सभी सोसाइटीज की अपनी अलग नीड्स होती हैं। सभी सोसाइटीज के पास उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। उन नीड्स को जब उन रिसोर्सेज के साथ मिलाया जाता है, तो अब इस रिसोर्स को यूज किया जाएगा इस नीड को फुलफिल करने के लिए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। अब क्योंकि रिसोर्स और नीड्स भी अलग अलग हैं, तो टेक्नोलॉजी भी अलग अलग होगी। तो इसीलिए अलग अलग सोशल नॉर्म्स, अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस,
अलग अलग सोशल कस्टम्स जो हैं उभर कर आएंगे। ओके, इसका मतलब हम अपनी सोसाइटी को एज अ बेंचमार्क सेट नहीं करेंगे। किसी भी सोसाइटी में जो हो रहा है वो उसकी खुद की नीड्स और खुद के सोसाइटल सेटअप के हिसाब से उसकी जरूरत है, ऐसा समझने की कोशिश करेंगे, रादर देन कंसिडरिंग कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा है और जो हमारे कल्चर के साथ कन्वर्जेंस नहीं रखता, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो कल्चर खराब है। ओके, सो एथनोसेंट्रिज्म पे बेस्ड थी व्हाइट मैन्स बर्डन, जो था कि हम सिविलाइज्ड हैं और हम बाकी सबको सिविलाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया वाज नॉट बिहाइंड इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन उस टाइम पे। अब कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ अगर अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया है तो मैं बता दूं, एक दिक्कत है और इसी पे यूपीएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछती है। अब कल्चरल रिलेटिविज्म को हमने कह तो दिया कि हाँ भाई उस सोसाइटी में जो हो रहा है वो उस सोसाइटी के हिसाब से सही है क्योंकि उसकी अपनी नीड्स हैं, तो किसी भी कस्टम को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो उस सोसाइटी के हिसाब से ठीक है। तो इस हिसाब से तो सती को हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बेचारी वुमन के ह्यूमन राइट्स तो वॉयलेट हो गए ना। दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस ह्यूमन राइट्स एज अ क्वेश्चन इन 10 मार्कर इन क्वेश्चन नंबर 1 इन सम ऑफ द रिसेंट पेपर्स। ओके, तो जब कल्चरल रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट्स की बात आए तो आप हमेशा कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स जो यूएन चार्टर में है वो हमेशा सबसे ऊपर है। एक जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर सब कुछ खड़ा हुआ है, इस तरीके से कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। सारे कस्टम और प्रैक्टिसेस चाहे कितने भी डाइवर्स हों उन्हें इन राइट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। बाकी वो जितना चाहे डाइवर्ज हो सकते हैं, मतलब उन राइट्स को सेफ रखते हुए आपको अपने कल्चर को जिस तरह भी फॉलो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी के भी ह्यूमन राइट्स नहीं वॉयलेट होने चाहिए। ओके, दिस इज नियो कल्चरल रिलेटिविज्म जो अभी मैंने आपको बताया। सो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट आज मैंने क्लियर कर दिए हैं। मेरी तरफ से जो कल्चर पार्ट है सिलेबस का वो कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ रहता है आपकी तरफ से, आपको लगता है कि हमें ये भी समझना था या आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड हो सकता था, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तब तक के लिए stay focused and keep revising. That's all for today. Bye bye.